नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है RN24 राष्ट्रीय न्यूज में। उपस्थित है जनपद गोरखपुर महानगर में। 9 वर्ष का आगाज हो चुका है। सन 2023 का शुरुआत हो चुका है। ऐसे में आज हमारे चैनल से जुड़ेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जो समाज के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए, समाज के दुख पीड़ा को लेकर चलने का काम करते हैं और एक क्रांति लाने का काम करते हैं। एक इतिहास रचने का आयाम इन्होंने छेड़ रखा है। हम बात करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी से और जानने का प्रयास करेंगे कि सर सन 2023 के को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, और सन 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं 9 वर्ष की। आपको भी, आपके चैनल को, दोनों लोगों को। और नया वर्ष आ ही गया है और पुराने वर्ष तो संघर्ष पुराने वर्ष में हुआ ही जी, लेकिन कुछ मिला नहीं। पुराने वर्ष में बहुत कुछ नहीं मिला और प्रश्न हमारे उसी तरीके से स्टिल स्टैंड में है आज भी। और जो प्रश्न है हमारा, वह सबसे बड़ा जो मेरे भीतर दर्द है वह यही है कि समानता इस देश के अंदर कैसे आएगी। सारी जो हमारी जितनी भी पीड़ा है, जो भी मैं करता हूँ, उसके बीच में उसका जो न्यूक्लियर पॉइंट होता है, न्यूक्लियर एम होता है, वह यही होता है कि हाउ टू गेन यूनिटी। ठीक है ना, इक्विलिटी, यूनिटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे आएगा। इसलिए कि आप देखिए समाज के अंदर कि कुछ भी सलामत नहीं बचा है आज की तिथि में। ठीक है ना, कुछ भी अच्छा नहीं कहने को रह गया हमारे बीच में। हमारे साथ कुछ भी, डेमोक्रेसी को लें तो केवल चुनाव को डेमोक्रेसी मान लिया गया है। चुनाव हो गया, वोट डालने को 95% लोग ये जानते हैं कि वोट हम डाल दिए, डेमोक्रेसी हो गई हमारी। थोड़े से लोग, 1000 की संख्या में, टोटल सीट जो विधायिका की है वो 5000 है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट मिलकर अप्रोक्सीमेट इतने लोग कब्जा कर चुके हैं उसके ऊपर। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार, वो जीवन भर बने रहना चाहते हैं। और कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। अब 100 ऐसे परिवार हो गए हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में आकर और विधायिका पर कब्जा कर चुकी है। ये सभी जानते हैं। ये हमारा ही कोई, ये हम कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं केवल ये एक नई बात है। और ये सभी जो तीसरी पीढ़ी के हैं, इसमें से मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। जो सर्वे है उसमें 42% क्रिमिनल्स हैं विधायिका में, जो असेंबलीज हैं, जो पार्लियामेंट, और बाकी जो चोर, डकैत, व्यभिचारी, बलात्कारी, क्रिमिनल्स, ये तो आप देख ही रहे हैं कि एक क्वालिफिकेशन है। यदि आपको कास्टिज्म नहीं है, एक जाति को दूसरी जाति को नहीं लड़ा सकते, चोरी नहीं कर सकते, खुराफात समाज के अंदर नहीं फैला सकते, आप मंदिर मस्जिद नहीं कर सकते, तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। क्या लग रहा है सर, समानता का जो समानता की बात आप कर रहे हैं जी, खत्म होते जा रहा है। जिस इक्विलिटी तो है ही नहीं है यार इस देश के अंदर। ये जो 90% लोग हैं जो सुबह काम में लगते हैं, शाम तक काम करते हैं, उनको अपने पेट भरने और अपने परिवार जिलाने के अतिरिक्त मौका नहीं है। वो इन सवालों को नहीं समझते। 10% नहीं होंगे, 20% लोग होंगे। 20 करोड़ ऐसी आबादी है जो चीजों को समझ रही है। एक आदमी अडानी 12 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अनाज देते हैं 5 किलो। इससे बड़ी विषमता क्या हो सकती है इस भारत के अंदर। एक आदमी जहाज से 8,500 करोड़ की जहाज से इस देश का प्राइम मिनिस्टर उड़ता है और पैसेंजर गाड़ियां रद्द करा चुका है। कोरोना काल से ही लोगों की पैसेंजर गाड़ी, जो जन संचार जिसको कहा जाता है, वो रद्द हो चुकी है, बंद कर दी गई है। जो पुरानी मेल गाड़ियां थी उनके किराए बढ़ा के 3 गुने करके और स्पेशल गाड़ियों में बदला के चलवाए जा रही है। आप सर मैं रोकना चाहूंगा कि सर भारत का अगर कहा जाए तो प्रथम व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है। चूंकि एरोप्लेन की बात कही जा रही है तो ऐसे सिक्योरिटी दी जाती है कि हमारे भारत के धरोहर जो है सुरक्षित रहे। ऐसे इस वजह से उन्हें अच्छी फैसिलिटी की, अच्छी
जो एरोप्लेन मुहैया कराई गई होगी। और सर जहाँ तक कि रेल की बात, तो रेल तो तब्दील हो ही रही है, जैसे बुलेट ट्रेन आ गई, बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं जो विकास के क्षेत्र में लेके जा रही है। हम आपका जवाब दूं, देखिए हिंदुस्तान बुलेट ट्रेन से, वंदे भारत से, स्पेशल गाड़ियों से नहीं चलता है, समझ गए ना। राजधानी ट्रेन पहले से चलती है, मालूम है आपको, 1966, 65, 67 से चलती है। कितनी बार यात्रा की है मैं, 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया हूं, देश भर में 2 फेलो रहा हूं, आज तक कभी बिसात नहीं हो पाई कि राजधानी में बैठ पाए, समझ गए ना। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पैसेंजर गाड़ियों में चलती थी। यही कैंपियरगंज और मानीराम और आगे पीपीगंज है, देख लीजिए। इनसे क्या होता था, यहाँ सब्जी विक्रेता, तरकारी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, फल बेचने वाले लेके आते थे, बेच के चले जाते थे। 50 किलोमीटर से मजदूर पैसेंजर गाड़ियों में 10 रुपए के किराया में आता था, महानगरों में कमा के चला जाता था, अपने पेट अपने परिवार का परवरिश करता था। सर अब चूंकि अब दिल्ली, सुन ले, नहीं हम एक बात और मैं सर चूंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात और अन्य प्रदेशों में जाने के लिए चूंकि ट्रेन से जाने में काफी समय लगती थी, जिसकी वजह से इन सारी ट्रेनों के तेज गति वाली ट्रेन आ जाने से शायद समय की कमी होगी और यहाँ के ही लोग पलायन करके वहां जाते थे और कुछ रोजगार करते थे। तो उन्हें भी तो आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, समझ गए ना। चैनल के माध्यम से यदि आए हैं तो पूरी बात बजाइए। कल तक देश जो है, कल तक, अभी आपको गांव में जाइए, गांव में यदि 100 लड़के विदेश बाहर जा रहे हैं, जैसे कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, गुजरात गए, सूरत गए, लुधियाना गए, अमृत, जहां भी कमाने के लिए गए, उसमें से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो 2000 रुपया सूद पर गांव से लेके, गरीबी में लेके, और उनको जानते हैं क्या चाहिए, 3 दिन में वो बॉम्बे जाएं, लेकिन उनको 500 से अधिक उनको नहीं जुट पाता कि लेके जाएं। ये मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और कल तक यही व्यवस्था थी। आप रोज एक वंदे भारत, एक झंडी दिखा के करते हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां डगरती थी पटरियों के ऊपर, जो जाने वाला है, जो बाहर कमाने वाला है, वो जाता था। हिंदुस्तान वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और जल्दी गाजी से नहीं चलता है। पैसा ही नहीं है यार किसी के पास। अब किस तरह का, कौन सा भारत, और सिक्योरिटी, इन्हीं को केवल सिक्योरिटी है। मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी नहीं खराब हो रही थी, और जिस प्लेन में बैठते हैं उस प्लेन का प्रस्ताव अमेरिका को भी लेने का था, वहीं की कंपनी बनाई है, अमेरिका को भी लेने का था। यानी आपके कहने का मतलब कि जो भी ट्रेनों की विकास हो रही है तेज गति वाली, इससे गरीबों को फायदा नहीं है। इससे गरीबों, आपके कहने का मतलब, इससे गरीबों को नहीं, मर जाएंगे गरीब। मैं नहीं कहता कि इनको रोका जाए। मैं बराबर पत्रों में लिखता हूं, इस पर 1 दर्जन पत्र लिख चुका हूं, रेल मंत्री को और फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। और मैं वादा करता हूं कि पैसेंजर गाड़ियां यथावत पुरानी व्यवस्था से चलेंगी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि पुरानी जो एक्सप्रेस मेल गाड़ियां हैं वो पुरानी व्यवस्था से चलेंगी। हुकूमत ऐसे नहीं चल पाएगी। आप हिंदुस्तान को गड्ढे में गाड़ देंगे। आप बुलेट ट्रेन चलाइए, वंदे भारत चलाइए, तेज गति से चलाइए, लेकिन हमारी कछुआ से चलने वाली ट्रेनें दे दीजिए। हम कैसे जाएंगे यार? कैसे हमारा काम चलेगा हिंदुस्तान में? सरकार तो डेमो ट्रेन छोड़ रखी है, सभी जगह डेमो ट्रेन चल ही रही है। क्या डेमो ट्रेन चलती है? डेमो जाइए आप, इसी स्टेशन पर पहले पता करिएगा कि जितनी पैसेंजर गाड़ियां चलती थी उसके बनिस्पत कितनी इन्होंने डेमो चलाई है और ये क्या कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मेल गाड़ियों को स्पेशल गाड़ियों में बनाने की क्या जरूरत है? क्यों आप हिंदुस्तान को ठगने की कोशिश कर रहे हैं भाई? क्यों? बुलेट ट्रेन में जानते हैं कितने लोग चलेंगे? 10% यात्री जो इनके हैं, जो खास हैं, धनी हैं, अमीर हैं, वो चलेंगे। अभी इन्होंने एक्सप्रेसवे गली गली खोलने की जो योजना बनाई है, इनके जो गडकरी रोज कहते हैं हम एक्सप्रेसवे बना देंगे पूरे भारत को। एक्सप्रेसवे पर जानते हैं कितने लोग चलते हैं? 3 से 5% हिंदुस्तान के लोग चलेंगे। जब भी बनेगी इतने लोग चलेंगे। आज 90% लोग उन्हीं पुरानी पटरियों पर, गाड़ियों पर चलते हैं। आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं? आप सब बनाइए, लेकिन लोगों को मार के बनाइएगा। आप क्या करना चाहते हैं भाई? हम नहीं समझ पाते हैं। अन्य लोग, और बंबई कोई जाएगा तो 3700 रुपया और 4100 रुपया दे के बंबई आप गाड़ी हमको दे देंगे। हमको दिल्ली जाने के लिए 2700, 3000 का किराया, जो एसी फर्स्ट क्लास
का किराया है वही लगेगा वंदे भारत ट्रेन में। सर आप तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। यार ये कैसे, आपकी दृष्टि कैसी? हम उस प्रत्येक सरकार एक तरफ विकास की गंगा बहा रही है, जैसे रोड की अब बात आपने कहा नितिन गडकरी जी को, तो देखा जाए तो हर जगह रोड चकाचक देखने को मिल रही है और सब जगह रोड की नवीनीकरण की जा रही है, मरम्मतीकरण की जा रही है। यानी रोड का मामला देख लिया जाए तो इस समय काफी चुस्त दुरुस्त देखने को मिल रहा है। रोड विकास है, विकास पहले तो तय कर लीजिए कि विकास का जो ये जितने ये नेता हैं जो विकास का हंगामा जोते हैं, रोड विकास है? पहले विकास की अगर बात कर लिया जाए तो इस पूर्वांचल मंडल में देखा जाए, गोरखपुर मंडल में देखा जाए तो आपके कुशीनगर एयरपोर्ट आ गए हैं, आपके गोरखपुर में गोरक्षधाम एयरपोर्ट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब एरोप्लेन पे भी, हवाई जहाज पे हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज का सैर करेंगे। आपके गोरखपुर जनपद में एम्स आ गए हैं, विकास तो कर रही है। आप ये सब इन गुंडों की बात जितने भी आप बजाइए न बजाइए, जितने भी इस तरह के बयान देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो निश्चित ही उनको हिंदुस्तान से, लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। ये जान लीजिए किसकी बिसात है इस पूर्वांचल में। जो कोई गरीब है, 80% लोगों की बात कर रहा हूं, 50% जो भूमिहीन है उसकी तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। ये रोड बनी है, जो ये 4 लेन जो हमारे घर के सामने से निकल रही है, ये विकास का सिम्टम है, ये विकास का सिंबॉलिक है कि ये रोड निकल गई, डेवलपमेंट हो गया। इस सड़क से कितने लोग विस्थापित होकर घर बेघर हो गए हैं, कोई बेईमान बताने को तैयार है? कोई बताएगा? आप बहुत आगे आगे विकास की बात, किस विकास की बात कर रहे हैं? शिक्षा प्राइवेट हाथों में दे के जंगल राज में बदल दिया गया है यार, 3 गुने फीस बढ़ा दी गई। कौन गरीब पढ़ेगा भाई? कौन गरीब पढ़ेगा? शिक्षा छीन लिया तूने, मेडिकल जो है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स खुल गए हैं और शिक्षा है, जरा जाइए वहाँ कौन सी मशीन लगी है, क्या जांच हो रही है, क्या हो रहा है वहाँ? अभी 3 महीने पहले 200 कर्मचारी वहाँ से यहाँ से भागे हैं, निकले हैं, कुछ नहीं है। आप शिक्षा चिकित्सा घोंट गए हैं, नील लिए, जो कहा जाता है निगल गए, निगल चुके हैं। कैसा विकास? मुट्ठी भर लोगों के लिए विकास, विकास हमारे लिए है, हमारे लिए विकास है वो। हम उस व्यवस्था में चलने लायक हैं? कितने लोग इस व्यवस्था में चलने लायक हैं? 80% का उस विकास से कुछ लेना देना नहीं है। चौड़ी सड़क, चमचमाती सड़क, जहाजों में चप्पल वाले को चढ़ा देगा। ये तो प्रधानमंत्री बोलता था, 14 के चुनाव में कहा था कि चप्पल की सैर कराएंगे जहाजों के अंदर। क्या करना चाहते हैं आप? इस देश का पतन तो कर डाले हैं, कुछ बचा है? और जो बचे का बचा, जो विकास का ढोल पीटते हैं, ये बेईमान हैं, ये वही लुटेरे हैं इस पूरी सिस्टम का, जो हजारों करोड़ों की जहाजों में उड़ते हैं, जिनके पीछे आप कहे हैं सिक्योरिटी, मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं थी? इसके पहले बिफोर इनके जो है इस देश के प्राइम मिनिस्टर्स की इंपॉर्टेंस नहीं थी? आज क्या ये कर रहे हैं? हॉरर एंड टेरर। जो पॉलिटिक्स है, हॉरर एंड टेरर की है सत्ता, और कन्फर्म मोदी सत्ता इस देश की, मोदी सत्ता हॉरर एंड टेरर के ऊपर चल रही है। मुझसे कोई कहे गिनाने के लिए तो मैं 100 गिनाऊं। एजुकेशन का को जमीन में गाड़ दिया गया है ले जाके। सबसे पहले व्यवस्था को मार। सर इतना कुछ बोल रहा है, डर नहीं लग रहा आपको? किस बात का डर यार? किस बात? सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं? फिर आपकी दृष्टि बदली हुई है। मैं पब्लिक के नीड की बात कर रहा हूं। हमारा शिक्षा छीन लीजिएगा, हमारा चिकित्सा छीन लीजिएगा। पब्लिक को नीड तो दी जा रही है, रोड सड़क और यहाँ तक देखिए सर, एक्सप्रेसवे पर कौन चलता है पहले बताया जाए। नगर की बात कर ली जाए तो नगर की अगर बात कर ली जाए तो आवास उन्हें रहने के लिए आवास, मकान सरकार दे रही है। यहाँ तक कि लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल में आपने देखा कि महामारी जब चली हुई थी, जिनके खाने के लाले पड़े थे, सरकार ने फ्री में उन्हें दिया। कोरोना काल इन लोगों ने जनित किया था। कोरोना काल में कितने लोग मरे, इसका भी कहीं किसी से इंटरव्यू लिए आज तक? मैंने अपनी नजरों से देखा है कितने लोग, जब ट्रेनें रात में बंद की गई 22 तारीख की रात में, मार्च में, तो कितने लोग मरने लगे। मैंने देखा है कि पैरों में जूता जब नहीं चलते चलते खराब हो गया तो इन घुटनों में बॉटल, पानी की बॉटल बांध के और कीड़े मकोड़े जैसे रेंगते हुए नागपुर से इधर आते हुए लोगों को देखा हूं। कोरोना का नाम मत लीजिएगा। और दूसरी बात आपने जो कहा है अभी सड़क की और ये विकास की जो बात कर रहे हैं कि घर बना के दिए जा रहे हैं, आप इस शहर में नहीं रहते और आप इतने दिन से चैनल बजाए, 3-4 बरस से मेरी लड़ाई हो रही है आसरा अवार्ड जो जोगी जी का, माननीय जोगी जी का जो है उनका बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उनका जो है
उन्हीं का दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है आसरा आवास में। एक एक मकानों को दिए हैं वो। 300 लोग सोमालिया से भी खराब हालत में जी रहे हैं, अनाज नहीं है। और सभी कौन है? डोम है, चमार हैं, स्टोन कटर हैं, स्वीपर हैं, मेहतर हैं, ये लोग हैं। इसी मिलेनियम सिटी के अंदर है। और 12 तारीख को मैं उसके लिए 9 दिन अनशन किया था। 2 अक्टूबर को मुझे अरेस्ट किया गया, मजिस्ट्रेट के यहाँ 9 बजे ले जाया गया, रात में 8 बजे। क्या क्या नहीं हो रहा है। 12 जनवरी को बड़ा आंदोलन करना है उसी आसरा आवास में। 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती है, उसी पर उनका भोजन बनेगा। 1 जनवरी को बनता है, मैं बनवाऊंगा। आप ये झुंझुना दिखा रहे हैं कि आप लोगों को घर जो घर इनके दिए जा रहे हैं बेईमानों ने। यानी सर आपके अनुसार विकास नहीं है, विकास नहीं हो रहा। मैं विकास नहीं होने की बात कहा हूं। मैंने कहा कि विकास की ये परिभाषा नहीं है कि चौड़ी सड़क, बड़े भवन, मॉल बनवा दीजिए, आप वंदे भारत दे दीजिए, आप बुलेट ट्रेन दे दीजिए। कितने लोगों के लिए? ये 20% लोगों के लिए विकास आपने किया। 80% लोगों का बताइए कि आपने क्या किया। कोई एक व्यक्ति बताए कि 80% लोगों का आपने क्या किया। सरकार खातों में पैसा डाल देने जो किसान सम्मान निधि है, विकास समझते हैं। किसान भी खुश है, कह रहे हैं कि हमें इस किसान सम्मान निधि मिल रहा है। कौन किसान खुश है? सरकार बोलती है कि दुगनी आय कर दी है। सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है। लगाया हूं 10,000, पिछले 33 साल में 10,000 वृक्ष लगाया हूं। और कोरोना में जब देश को बंधक बना के मार के कैदखाने में डाला गया था तो 200 आम का पेड़ लगवाया था। मार्च में जिस दिन ये लॉकडाउन लगाए थे उससे लेके 1 साल के अंदर मार्च में 200 आम का वृक्ष लगा था। जोगी जी के यहाँ से बर्मी कंपोस्ट ले जाके लगवाया था। मैं कुदाल चलाता हूँ। बेईमान है जो कहता है कि 2 गुना हमने इनकम दे दिया। ये सारा सब कुछ ये केवल वोट के लिए, जिन खातों में पैसा डाल देना है। उज्ज्वला का सिलेंडर बांटने के पीछे वही नियत है। अनाज खातों में देने के लिए अब तो ये घोषणा हो गई। उज्ज्वला की बात की है तो एक बात मैं बता दूं कि पहले देखा गया कि गैस की बहुत सारी किल्लतें हुआ करती थी, लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और गैस भी नहीं मुहैया हो पाती थी। लेकिन आज देखिए घर घर गैस है और उज्ज्वला के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित भी किया गया है। और अब घर घर यानी कि सभी घर घर तक सिलेंडर जा पहुंचा है और लोग आज खाना सिलेंडर पे बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल तो सर ये विकास बिल्कुल आपकी बात में गैस बिल्कुल उपलब्ध हुआ है, पूरी तरीके से उपलब्ध हुआ है। गैस हुआ है, तेल हुआ है, महंगे दर पर उपलब्ध हुआ है, महंगे दर पर उपलब्ध हुए। मैं कह दूं इसके लिए भी मैंने लिखा कि कोरोना काल जब चालू नहीं हुआ था 15 मार्च को गैस पेट्रोल 75 रुपये था, वो रेट कर दीजिए। अभी हमने लिखा है और बढ़िया से लिखा हूँ। और डीजल जो है 64 रुपये करिए, इसलिए कि जब 100 रुपये आप बेचिएगा डीजल तो महंगाई नहीं रोक पाइएगा। इसलिए कि जब आप ट्रकों पर टोल टैक्स 900 रुपये एक टोल टैक्स ले लीजिएगा, एक टोल के ऊपर ले लीजिएगा, महंगाई कैसे रुकेगा? 1 रुपये प्रति किलोमीटर लेने में क्या हर्ज है? मैं तो नहीं मांग रहा हूं कि गली टोल टैक्स की बात अगर होती है तो मेंटेनेंस के लिए शायद कोषागार में जाता हो और रोड की मेंटेनेंस के लिए टोल टैक्स के जो भी बजट है जाते होंगे तो एक नियमानुसार सही है ना सर? आप ले आइए इधर। आपको कुछ पता नहीं टोल टैक्स के बारे में। टोल टैक्स डाका टैक्स है, पहले ये जानिए। इंडोलॉजी का स्टूडेंट हूं, समझ गए ना। टोल टैक्स अतीत में जो राजा कमजोर हो जाता था तो क्षेत्रीय जो जमींदार थे और बड़े लोग गुंडे थे वो सड़कों पर डंडा बजा के पथकर लेते थे पहले। आज टोल टैक्स जो लिया जा रहा है इनका काम नहीं है। पिछली सरकार ने ही टोल टैक्स चालू कर दिया था। टोल टैक्स का मतलब होता है डाका टैक्स, एक बात। दूसरे, प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? ये तो क्या है? इक्विलिटी और फ्रीडम के अगेंस्ट है। ये हमारा दोनों का वायलेशन हो रहा है। इक्विलिटी इसलिए कि 38 तरह के जो वीआईपी हैं इनको टोल टैक्स नहीं देना है। 38 तरह के वीआईपी हैं इस देश के अंदर, 38 प्रकार के लोग जिनको टोल टैक्स नहीं देना है और हमको देना है। उसमें सबसे बड़ा वीआईपी कौन व्यक्ति है? कोई प्रेसिडेंट है इस देश का। सबसे बड़ा नीचा व्यक्ति भंगी है जो कुदाल चला के और स्वीपर करके काम करता है। क्यों देगा वो और क्यों वो नहीं देगा? हमसे बात कोई करे, संवाद करे और ये देगा तो संविधान को फिर कहने की बात तुम क्यों इक्विलिटी की बात क्यों करते हो? जला के फेंक दो उस संविधान को। क्यों देगा और क्यों ये देगा, क्यों नहीं देगा? और वो नहीं देगा तो हम एक बात। दूसरी, हमारी जो फ्रीडम है उसको तुम छीन लिए हो। क्या है कि लोगों को मौलिक अधिकार में एक स्वतंत्रता का अधिकार है, समझ गए ना?
स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें किसी को कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता पूर्वक। जब आप टैक्स रूपी बेड़ी डाल देंगे हमारे पैर में, जब हमारी गाड़ियों पर, हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर आप कर आरोपण कर देंगे, टैक्सेशन कर देंगे, तो हम जाएंगे कैसे? तो आप दो तरीके से वायोलेट कर रहे हैं। मैंने इनको लिखा है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि ये डाका टैक्स है। आपसे मैं नहीं कह रहा हूं, इनसे भी कह चुका हूं कि ये डाका टैक्स है। पहले तो प्राइवेट निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स ले ही नहीं सकते, प्राइवेट गाड़ियों पर ले ही नहीं सकते। दूसरे जो आप टोल टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं उसके ऊपर, ट्रकों के ऊपर, जैसे जैसे डियरनेस होता है, महंगाई भत्ता बढ़ती है, वैसे टोल टैक्स बढ़ाते हैं। टोल टैक्स का रूल यह है कि हमेशा ये रिड्यूसिंग रेट में लगता है। टोल टैक्स कभी नहीं बढ़ाया जाता, हमेशा घटते क्रम में लगता है, घटते क्रम में लगता है। आज से जानिए, जो कह रहे थे कि ये करने के लिए घटते क्रम में लगता है। यदि 10 रुपये आज आपने टोल कहीं वसूला तो अगले दिन वो 9.5 ही होगा, 9 होगा, 11 नहीं होगा। इसलिए कि उसकी लागत मूल्य यदि कांस्टेंट एक वैल्यू हम मान लें कि 1 करोड़ है, तो उसमें से वसूली चालू हो गई। ओके ना? तो ये वो कम ही होना है, उसको अधिक नहीं होना। 900 रुपये जब टोल टैक्स ले लेंगे सर, तो चलेगा कैसे? सर, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा सर, आम जनता कैसे जानेगी? क्योंकि आम जनता तो जाती है, जब टोल प्लाजा पे जब जाती है तो उन्हें टैक्स देना, उन्हें जो भी टोल प्लाजा का टैक्स है उसको पे करना पड़ता है। तो सर, आम जनता कैसे इस चीज़ को जानेगी और कैसे आप समझा पाएंगे कि आप लोग जब भी टोल प्लाजा पे जाएं तो इस तरह के टैक्स पे न करें? ये देखिए, वो उनका बना बनाया कानून है, वो टैक्स तो लेंगे। आम जनता टैक्स देने से रोक भी नहीं पाएगी। इसका तरीका यह है कि इस पर एक एजिटेशन होना चाहिए। इस पर इनको ज्ञापन मैं दे भी चुका हूं, और मैंने कहा भी है, और मैं कल करूंगा, जब करूंगा मैं निकट ही करूंगा, पहले ही इसको करना था। मैं उसी तरीके से इस टोल कानून को तोड़ूंगा जैसे गांधी ने नमक सत्याग्रह करके अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं चलने दूंगा। यह प्योर डाका टैक्स है, ये मनमाना है, ये ऑटोक्रेसी है। इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई इक्विलिटी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं है इस देश के अंदर। चलिए सर, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बता दूं कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, जिनसे हमारी बात संवाद हो रही है, क्योंकि वर्तमान समय पे भी हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं 9 वर्ष के अवसर पर। और देख सकते हैं पीछे जो लाइब्रेरी सर ने अपने इस गेस्ट रूम में ही बना रखे, अपने रूम में ही बना रखे हैं। तो काफ़ी पुरानी प्राचीन इमारतों, प्राचीन ग्रंथ भी इसमें हैं, और जो बहुत, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मूल प्रति भी है। यानी कि यहाँ जो भी चीज़ जानकारी है, तो सारी सामग्रियाँ, सारी पुस्तकें मौजूद है। और सर ने बहुत ही क्रांतिकारी कार्य भी किए हैं, और सर को अनशन के माध्यम से बहुत लोग जानते हैं, दूर दूर तक ने अनशन के माध्यम से लोगों को जाना, गुरु जी को जाना जाता है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि गोरखपुर में बहुत सारे लोग आपको छोटा गांधी भी कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अब हम क्या कहना चाहें, हम तो गांधी बनना, तो गांधी तो बनता नहीं, बन भी नहीं सकता कोई। लेकिन मैं इतना तय कर लिया हूं कि जीवन में कोई मिस्टेक नहीं करूंगा और सत्य के ही रास्ते पर चलना है। और सबसे बड़ी हमारे दिल के अंदर है कि हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कभी टूटने ना पाए हिंदुस्तान की। इसलिए कि जो 200 साल की गुलामी थी अंग्रेजों की ना, वह हिंदू मुस्लिम एकता की अद्वितीय मिसाल के कारण उस गुलामी को तोड़ा गया है। असंख्य लोग फांसी पर लटकाए गए। आप देखिए बिस्मिल को, आप अशफाकुल्ला को देखिए, बिस्मिल को देखिए, अशफाकुल्ला को देखिए। इन लोगों का एक साथ रह के किस तरीके से लड़ाई इन्होंने, किस तरीके से लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ी। और आप 1857 के क्रांति के नायक को देखिए, बहादुर शाह जफर को ही लीजिए कि उसके 4 बेटों को कैसे चुन दिया गया। और पूरा वक्त खां, तंत्या टोपे, जितने भी लोग थे लड़ने वाले, सब एक जगह खड़ा थे। और हम गांधी नहीं हो सकते, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इस देश की जो एकता तोड़ने की कोशिश की गई है, और हमारी एकता सबसे ज़्यादा जिससे क्षतिग्रस्त हुई है वो मंदिर और मस्जिदों के कारण हुई है। कोई प्राण, कोई जीवन वहाँ नहीं है, लेकिन भड़का के आज जो स्थिति के, राम ने कोई टेम्पल सुने हैं कहीं राम ने टेम्पल बनवाया हो? कृष्ण का कोई टेम्पल जानते हो? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, रहीम, कबीर, विवेकानंद, गांधी, APJ अब्दुल कलाम हमारे अभी बीच के थे, जो महानायक महापुरुष गए हैं। जो किसी ने कोई मंदिर बनवाया, कहीं मस्जिद बनवाई?
फिर इस देश का प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास क्यों करता है? किस बात के लिए? वोट हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र है। किस हिंदू धर्म की? आप ही हिंदू धर्म जानते हैं। हमसे ज्यादा हिंदू धर्म आप जानते हैं, हमसे ज्यादा हिंदू धर्म ये जानते हैं। बोलिए, हमसे ज्यादा हिंदू धर्म जानते हैं या? हिंदू धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म मंदिर था 450 AD के पहले इस देश में मंदिर था। 5वीं सदी के मध्य से मंदिर जानते हैं? दिखा देगा कोई इतिहास? जिस दिन दिखा देगा हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। हिस्ट्री का स्कॉलर। यानी सर आपके अनुसार हिंदू धर्म था भारत, कोई मंदिर नहीं था यहाँ। मंदिर कभी नहीं था यहाँ। यहाँ आस्था की पद्धति दूसरी थी। मंदिर हुणों के बाद आना कोर्ट के मस्जिद इस्लाम के बाद, कोर्ट के जजमेंट के बाद ही तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए इनको कोर्ट ने कहा था, ट्रस्ट को कहा था कि आप वहां मंदिर बनवाओ, और वह गगोई जो है, जो जजमेंट दे दिए उसको हम मान लेंगे। गगोई जो कह देंगे वही जजमेंट सही है। आप बताइए। चलिए सर, गहनता से बात होगी क्योंकि चर्चा का समय भी कम है। सर हम बात करेंगे इस समय वर्तमान में नगर निकाय की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है जी। ऐसे में देखा जा रहा है आरक्षण को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। क्या लग रहा है सर आपके अनुसार चुनाव हो जाना चाहिए या फिर अभी जो हो रहा है लेट हो रहा है, या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, या कब तक चुनाव होना? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, मेरे मन का सवाल पूछे हैं। आज आप जान लीजिए कि ये पूरा चुनाव, ये डेमोक्रेसी डाकुओं का खेल है। डकैत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इस देश का पर डाका डालने के लिए जाते हैं। हमारी कोई रुचि ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर नहीं है जो केवल लूटने के लिए आपस में जंग लड़ते हो, रिजर्वेशन हो ना हो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं ऐसी डेमोक्रेसी देखते देखते थक गया हूं जहां केवल लूट और बेईमानी के लिए लोग जाते हो। 300 लोग आसरा आवास में मर रहे हैं, वहां का सभासद वहां टर्नअप नहीं हुआ है, कभी गया नहीं, सभासद और सेक्रेटरी गया नहीं। मैं ऐसी डेमोक्रेसी का क्या करूंगा लेके? ये लड़े, चुनाव हो न हो, इससे बढ़िया तो, इस सत्ता से बढ़िया है कि सैनिक शासन, समझ गए ना, सैनिक रूल हो जाए। वो गोली मार देगा, अच्छा है। लेकिन इन लुटेरों से घुट घुट लूटने वाले, ये इनकी जो डेमोक्रेसी है, जो अभी चुनाव में देखेंगे कि किस तरीके से आसमान इन डकैतों से। सर अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान में ही अधिकार मिला है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतों का अधिकार समझना चाहिए, एक वोट देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिससे हमारा नगर का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो उसी के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया है सर। तो हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे हित में कारगर रहे और क्षेत्र का विकास करे, इसीलिए सर चुनाव की प्रक्रिया। आप लाइए इधर कैमरा। किसको चुनते हैं? किस ऐसे व्यक्ति को चुने जहां जो ईमानदार, कर्मठशील, जो विकास करने के। आपसे मैं सवाल पूछ दूं कि आप कैमरामैन हैं और एक बड़े मीडिया ग्रुप से आए हैं, एक ईमानदार दे दीजिए। बेईमान की सूची तो बता देंगे, आप बताएंगे नहीं कैमरे पर, मैं बता दूंगा। नहीं सर, जनता चुनती है, ईमानदार ही तो चुनती है, हम थोड़ी चुनते हैं, जनता चुनती है। जब 10 में 10 भी बेईमान, 10 बेईमान हो, मैंने बोला कि क्वालिटी है बेईमानी, चोरी, डकैती, व्यभिचार, लूट करना, ये सब क्वालिटी यदि नहीं रहेगी तो आपको जनता एक वोट नहीं देगी। 2 उदाहरण और दूंगा आपको, 2 उदाहरण और यहाँ दे देना उचित समझता हूँ। एक 15-16 साल पहले इस शहर में एक चुनाव हुआ था जिसमें अंजू चौधरी लड़ी थी जो समर्थित थी भाजपा की, और एक चुनाव विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर लड़े थे, जो प्रोफेसर लोग लड़ाए थे, प्रोफेसर CR मिश्रा और अन्य लोग लड़ाए थे, और हम भी उसमें थे। 5000 वोट नहीं पाए थे, समझ गए ना? क्यों 5000? वो डकैत थे, वो चोर थे। अच्छा, अंजू चौधरी से वो काबिल थे कि अच्छे खराब थे, ये आप तय करेंगे जो क्यों कह रहे हैं। जनता के निगाह में जो रहे होंगे, जनता की निगाह में वो चोर हैं, तो जनता ने वोट की था। अरे जनता के सामने महोदय विकल्प नहीं है। ये चोरों ने जो सिस्टम बना रखा है, इन चोरों से भाग पाना, अब जनता भी विवश है कि ये चोर खड़े होते हैं, इन्हीं चोरों में से चोर मौसियावित भावी इन्हीं में से देना है। अभी इस गोरखपुर में केवल सीताराम जायसवाल अकेले अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं मेयर के रूप में। जनता ने उन्हें चुनी है। 1 लाख, मैं बोल तो रहा हूं कि जनता चुनेगी ही जब वही खड़े हो रहे हैं। और यदि कोई ईमानदार प्रत्याशी कहाँ है सर? मैं बोला ना कि एक ईमानदार को उदाहरण दिया ना, और एक इंटरव्यू अन्ना जी का पढ़िए, अभी वो दिए थे कपिल शर्मा के शो में कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था, कपिल शर्मा ने एक सवाल किया कि क्यों नहीं, आपको पूरा हिंदुस्तान चाहता है, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ेगा तो हमको कोई वोट देगा, हमको कोई वोट नहीं देगा, वोट उन लोगों को देगा। ये सब
अब जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप ना, कर तो रहे हैं लेकिन वो कल्पना की चीज है और आप पढ़ते भी नहीं। और इन सीताराम जायसवाल की बात कर दूं मेयर की, कहीं ना कहीं सर लोकतंत्र पे ही दुनिया में अपना भारत चल रहा है सर। तो जी सर, तो लोकतंत्र के आधार पे ही वोट का भी काउंटिंग होती है, जी, वोटिंग पड़ती है। लोकतंत्र से ही होता है और डेमोक्रेसी में राइट है वोटिंग का। दूसरे, ये भारत जो चल रहा है वो भगवान के लिए और इस सृष्टि के लिए और इस सब के लिए, किसानों, मजदूरों, गरीबों, स्वीपर्स, ये भारत को चला रहे हैं। और जितनी पॉलिटिकल सिस्टम इस समय है, पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें मैं गिरोहबंद दल कहता हूं और इनके जो मेंबर्स हैं इनको दलाल कहता हूं, इनके ऊपर पैसे, ये पैसे इनके ऊपर जो खर्च होते हैं वो हमारे आप से पैसे चंदे के रूप में जाते हैं। और चंदा का मतलब होता है चोरी। चंदे का पैसा हमेशा चोरी। किसान 400 रुपया मजदूर कमाने वाला चंदा क्या दे देगा? नहीं दे पाएगा। मैं सीताराम जायसवाल को पहले क्लोज कर लूं कि 1,10,000 दीपक जलाने यह देव दीपावली के दिन ताप्ती के किनारे पहुंचे थे और एक दीपक का तेल ले जाके उस गरीब बस्ती में, ये डेमोक्रेसी के है ना, इनको जनता ने चुना है ना, इनको वोट वह 300 गरीबों का मोहल्ला भी दिया होगा जो आसरा आवास में दिया हो, नहीं दिया हो मैं नहीं जानता हूं, वोट नहीं दिया हो तो भी ये नुमाइंदा है ना, मेयर है ना, इनको जाना चाहिए ना। लेकिन राप्ती के किनारे आपती के किनारे इनको जाके दीपक जलाने का मौका था और वो बच्चे पेशाब और शौच के पानी में रहते हैं। अब जिससे ज्यादा क्या कहूं, सोमालिया भी झूठा है, बच्चे कुपोषित हैं। आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? किस ह्यूमैनिटी की बात करते हैं? और जैसे कि सर मेरा ऐसी डेमोक्रेसी में जी थोड़ा सा भी यकीन नहीं है जो रत्ती भर यकीन किया जाता है। सर, दीपक की जहां तक की बात की आपने, तो देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, तो दीपक जलाने से एक वातावरण, जो भी कीट फतंगे होते हैं उस दीपक के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की उनकी कीटनाशकों से दिक्कत ना हो। तो दीपक जलाएं वो तो अलग की बात है सर। विकास की बात जो कर रहे हैं, वो आवास मिल रहे हैं और जगह बहुत सारे बन रहे हैं जिसमें लोगों को सुविधाजनक दिया जा रहा है। दीपक पर मैं आपको बोल दूं, जो भी आप कहें कीट पतंगे और पर्यावरण, आप उस राप्ती के किनारे जहां बिस्मिल की चिता सजी हुई थी, वहां इसके पहले कब दीपक जलाया गया था? 1,00,000 दीपक। एक उत्तर दीजिएगा। जैसे आपने हमारे उत्तर को इतना जनरलाइज कर दिया, गंभीरता आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं किस गंभीर चीजों पर सवाल, कहाँ मेरा दिमाग लगा हुआ है। आप इतना, और पर्यावरण प्रदूषण और ये कीट पतंगे दीपक से जाते हैं, किसने कहा दीपक से जाते हैं? वो जाते हैं पेड़ लगाने से, पर्यावरण को शुद्ध करने से जाते हैं। और तेल जलाने से, तिल जलाने से, चावल जलाने से। मैंने अभी एक पीआईएल अभी एक पीआईएल दिया हूं सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन पहले। आज पुटअप हुआ होगा, 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुला है। मैंने कहा है कि तिल, चावल, गुड़, घी और इस तरह के जो आइटम आग में डाल के जलाए जाते हैं, इनको क्रिमिनल ऑफेंस में डाला जाए। एक क्रिमिनल, अरे जिस देश में 22 करोड़ कुपोषित बच्चे और लोग हैं, 22 करोड़ बच्चे लोग हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, 22 करोड़, मेरा आंकड़ा नहीं, इनका आंकड़ा है। उस देश में घी, तिल, तेल, गुड़, चावल, ये सब जलाया जाता है और ये कहा जाता है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण दूर होगा, आसमान में देवता बैठा है वो सूंघ के पुष्ट होगा और उसके बाद हमको भी कुछ ऊर्जा मिल जाएगी। क्या नॉनसेंस बात करते हैं भाई आप? और किस नॉनसेंस को मैं स्वीकार करूंगा? वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, तब देखिए अभी बलिष्ठता आपके अंदर। सर, तो जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, चुनाव की प्रक्रिया डिले हो रही है? कब तक होने की उम्मीद बोला? चुनाव डिले हो न हो, हमारी कोई रुचि नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा एक एम है कि समानता स्थापित हो। और असली सवाल आपने नहीं पूछा। समानता के लिए मैंने 2 बात किया है कि सारी बेरोजगारी और गरीबी एक रात में खत्म हो जाएगी। जितनी कृषि योग्य जमीन है भारत की, इनको बराबर बांट दिया जाए। पहला काम ये किया जाए। और अब तक क्या था, पुरुष के नाम जमीन होती थी, स्त्रियों के नाम जमीन कर दिया जाए। जमीन का राइट स्त्रियों के नाम, मालिकाना हक स्त्रियों के नाम किया जाए, ताकि वो जो भीख मांगती हैं, शोषण होता है, पुरुष उनको आए दिन निकालता है, आंख दिखाता है, ये अधीनता में जो रहती हैं उनकी अधीनता समाप्त होगी। और शूद्र जाति, जो निम्न जाति है, गांव में रहती है, जिनके पास जमीनें नहीं है, देखिए जिनके पास लगभग 50% लोगों के पास जमीन नहीं है, उसमें से भी 90% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं।
आप क्यों जमीन रखेंगे, उनके पास जमीन नहीं रहेगा, हमको बता दीजिए, और रहेगा तो फिर अपना ये संविधान क्यों नहीं अपने रख लेते हैं छिपा के, इसको क्यों समानता की बात करते हैं। समानता की पहली सीढ़ी है कृषि योग्य जितनी जमीनें हैं उनको समान रूप से बांट दिया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यदि चलें, और डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी आप चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो एक बार का कानून बना दिया जाए। एक बार का क्या कानून, कि कोई व्यक्ति विधायिका का एक बार मेंबर बने, ठीक है ना, विधायिका का मेंबर बने, विधानसभा और पार्लियामेंट का मेंबर, बिलो उसके, मैं पंचायत राज की बात मैं नहीं करता हूं, कोई व्यक्ति एक बार सदस्य बने, एक बार, दो बार नहीं, एक बार, इसलिए कि दूसरे जो लोग हैं उनको मौका मिले डेमोक्रेसी में आने का। और सर ऐसा नहीं होगा कि अगर बार पहली बार आएंगे तो 5 साल लग जाता समझने बुझने में, कहाँ क्या विकास है, क्या लूटने का समझना बुझना है, लूटने के लिए मैं वही लोग कहते हैं भाई 5 साल लग जाता, कुछ नहीं, मैं नहीं गया हूं पार्लियामेंट में कभी, मुझे जाना भी नहीं है, मैं पार्लियामेंट को उतना ही इज्जत और सम्मान करता हूं जितना भगत सिंह, अशफाकुल्ला और गांधी कहते थे। गांधी और इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ज्यादा मैं नहीं मानता। मैं तो कभी इस जीवन में जाने का सोच ही नहीं सकता कि वहां जाऊंगा। दूसरे, आप पार्लियामेंट, मैं तो नहीं गया हूं, आप बताइए एक एक कानून मैं यहां कहूं कि इसको बनवाइए तो आप बनवाइए, सब मुझे मालूम है, आप पढ़िए। बिना पढ़े और 18 साल के 21 साल के लड़के को आप जो है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको पार्लियामेंट का मेंबर बना रहे हैं इसलिए कि उसके पिता मर गए हैं और इसलिए कि उसके पास पैसा है, उसका बाप मुख्यमंत्री है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई। उसको 35 साल के बाद, मिनिमम एज 35 करिए, जैसे जजेज का है, जब वो संस्कृति, मिट्टी, मोल, गरीबी, अमीरी समझ जा, उसको और करिए कि जैसे जज 10 साल वकालत करने के बाद हायर जुडिशियरी में जाता है, उसी तरीके से पार्लियामेंट और विधानसभाओं में जाने के लिए 10 बरस उससे कृषि काम के लिए कराइए, 10 बरस कंपलसरी करिए कि वो खेती किया हो, मजदूरी किया हो। जब वो मजदूरी कोई और करेगा, खेती कोई और करेगा, और ये जाएंगे ग्लैमर का जीवन जीने और लूटने और जहाजों में चढ़ने और वंदे भारत और राजधानी ट्रेनों में घूम के सैर सपाटा करने, यही डेमोक्रेसी है। धन्यवाद सर से बात करते हुए समय का पता नहीं चला, क्योंकि समय अभाव है। हम फिर सर से मिलेंगे और नेक्स्ट बातें अगले एपिसोड में करेंगे, और देखते रहें। चूंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, जो समाज के लिए बहुत सारे कार्यों को किए हैं, उन सभी कार्यों पे अभी प्रकाश नहीं पड़ा है, लेकिन अगले वीडियो में हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। समय अभाव रहा, कुछ हम लोग खींच लिए इधर में ही। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी शुक्रिया और 9 वर्ष की मंगल कामना। और जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं आज, मेरे मित्र और जो भी हैं, यह आप बार बार कह रहे थे, किसी के विरुद्ध नहीं है। ये जो जुर्म और अत्याचार की पूरी व्यवस्था भाग रही है आगे सरपटना, इसके विरुद्ध मुझे लड़ना है। मुझे एकता और समानता दो हर कीमत पर चाहिए। नारी बलात्कार और हिंसा रुकना चाहिए। मैं इससे कम पर मानने वाला नहीं हूं और किसी के विरुद्ध नहीं हूं। और सबको नए वर्ष की मंगल कामना मैं अपनी ओर से देता हूं और आपके चैनल को भी देता हूं। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी से हमारी बातें होते होते समय का पता नहीं चला और समय भी खत्म होता गया, लेकिन अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और कड़ाके की मीठे और तीखे सवालों पे हमारी और संपूर्णानंद जी की चर्चाएं होंगी। और लोगों को मैं बता दूं कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे आज इन्हें समाज में छोटा गांधी या भगत सिंह के नाम से नवाजा जाता है। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी सर ने बहुत सहयोग किया है, ये भी अनशन पे बैठे रहे। लेकिन उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले खबर में। तो देखते रहें RN TV राष्ट्रीय न्यूज, बने रहें। धन्यवाद।